नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने जीएस क्रैकर वाईटी पे। यूथ कंपटीशन टाइम्स के 2022-23 के एडिशन को दोस्तों में इसमें कंप्लीट करने वाले हैं और ये पूरी बुक को हम कंप्लीट करेंगे। सामान्य अध्ययन की बुक है जिसमें 10,000 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो एसएससी की विभिन्न जो विगत परीक्षा है उनमें पूछे गए क्वेश्चंस है और सभी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज इसमें कवर किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप इसकी विषय सूची एक बार देख लीजिए। इसमें हम इतिहास को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड 3 से 28 तक पेज नंबर को हम कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा राज्य व्यवस्था को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, भूगोल को भी हम देख चुके हैं, सामान्य विज्ञान को कंप्लीट कर चुके हैं जो आपके ग्रुप डी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करेंगे जो आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एंड उसके बाद हम पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को कंप्लीट करेंगे। सो अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। व्यवस्था में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजकोषीय नीति तैयार करता है वित्त मंत्रालय। आर्थिक शब्दावली में वह कारक जो उत्पाद वस्तु की व्यक्तिगत मांग का निर्धारण करता है। वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय एवं उपभोक्ता की रुचि और पसंद। राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय गणना नहीं की जाती है। गृहिणी की सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समांतर अर्थव्यवस्था उभरती है कर वंचन के कारण। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को कहा जाता है ट्रेजरी बिल। भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है समान मूल्य। कीमत निर्धारण के सामान्य सिद्धांत के प्रतिपादक है मार्शल। वह वाणिज्यिक गतिविधि जिससे बुल और बियर जुड़े हुए हैं शेयर बाजार से। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ है विकास का चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के बजट में घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय नीति का घटक नहीं है व्यापार। मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति में होती है वृद्धि। संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है तो जॉन लॉक। ईंट के बाजार को सामान्यतः रखा जा सकता है स्थानीय बाजार में। स्थिर लागत है मशीनों पर किया गया व्यय यानी एक्सपेंडिचर जो किया जाता है मशीनों पे। नेक्स्ट है देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है जीडीपी। जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरी की ओर जाते हैं तो इसे जाना जाता है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ होता है ऋणी को। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रारंभ हुई थी 1957 में। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में बल दिया जाता है संघ पर। प्रारंभिक व्यय का उदाहरण है पूंजीगत व्यय। वह आर्थिक गतिविधि जो तटीय क्षेत्र में शामिल नहीं की जा सकती मधुमक्खी पालन। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के लिए सही कथन है अधिकांश परिसंपत्तियां सरकारी स्वामित्व में होती है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री है VKRV राव। समानांतर अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है काला धन से। स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास उदाहरण है पूंजीगत व्यय का। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति यानी हाई इन्फ्लेशन जो होता है उसका परिणाम होगा मुद्रा की कीमत में गिरावट। वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेरोजगार होगी आधारभूत खाद्यान्न। घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है अवमूल्यन से। नेक्स्ट हम इसमें टॉपिक देखेंगे आर्थिक विकास एवं विकास का स्वरूप। फर्स्ट है सकल राजकोषीय घाटा यानी वित्तीय पक्ष से बराबर है निवल घरेलू ऋण माइनस ग्रहण प्लस भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण माइनस ग्रहण प्लस विदेशों से ऋण माइनस ग्रहण। नेक्स्ट देखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। नेक्स्ट है यदि C बराबर खपत और I बराबर निवेश और G बराबर सरकारी व्यय और EX बराबर निर्यात
और आई एम बराबर आयात है, तो जी प्लस सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस आई हो जाएगा, आई एम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो ये किसका होगा, जीडीपी का होगा, जो एक्सपेंडिचर से जीडीपी निकाली जाती है। प्राथमिकताओं की एक दिष्टता ये दर्शाती है कि उदासीनता वक्र झुका हुआ होता है नीचे की ओर। निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस उपादान बराबर होता है राष्ट्रीय आय के। वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक कर अदायगी माइनस गैर अदायगी बराबर होता है वैयक्तिक प्रयोज्य आय के। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय ये बराबर होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद के। राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी माइनस निगम कर प्लस सरकार और फर्मों से परिवार को की गई अंतरण अदायगी कहलाती है वैयक्तिक आय यानी पर्सनल इनकम। निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर होता है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय आय के। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, उत्पादन प्रक्रिया में उपभोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल्य को कहा जाता है वास्तविक लागत यानी रियल कॉस्ट कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है यानी प्राइमरी सेक्टर कौन सा है, कृषि, और कृषि के साथ खनन। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित कराया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा। किसके द्वारा, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा कराया जाता है। वह मंत्रालय जो हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है, तो कौन सा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। किसी देश में जीवन स्तर यानी शैली को दर्शाने के लिए एक मापदंड है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम है औसत आय यानी एवरेज इनकम। भारत की जीडीपी की गणना के लिए जिम्मेदार संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या CSO। राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है प्रशंसा विधि। जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन वर्तमान में रोजगार के लिए किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, सूचना तकनीकी का। 2017-18 में भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान है 16.7% और वर्तमान में 19-20 की प्रथम छमाही में 13.9%। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जिसकी गणना बाजार मूल्य पर की जाती है वह है नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय बराबर होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद के। नेक्स्ट देखेंगे हम गरीबी एवं बेरोजगारी। अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे आधा दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता है। वह आर्थिक क्षेत्र जो भारत में लोगों की अधिकतम संख्या को नियोजित करता है कृषि। भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से। वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है वे होते हैं गिरमिटिया मजदूर। वह अवधारणा जिसके अनुसार गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला निर्वाह कारक है शिक्षा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 2013 में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं एवं वित्त। वह पंचवर्षीय योजना जिसको अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में शून्य आधारित बजट पहली बार प्रयोग किया गया था 1987 में। 1987 में भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए वह समिति जिसकी सिफारिशों का पालन किया जा रहा है लकड़ावाला समिति।
वह भारतीय पंचवर्षीय योजना जिसने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी। 8वीं पंचवर्षीय योजना। केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है विद्युतीकरण का खर्च। नेक्स्ट है मांग एवं मांग की लोच। डैश सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। तो बजट सेट। यदि उपभोक्ता वस्तु 1 की x1 इकाई खरीदना चाहता है और वस्तु 2 की x2 इकाइयाँ खरीदना चाहता है और दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः P1 और P2 है तथा उपभोक्ता की आय m है, तो P1 इंटू PX प्लस P2 इंटू X2 जो लेस देन यानी कम या बराबर होगी m को उपभोक्ता का क्या कहा जाता है? बजट प्रतिबंध। जिस बिंदु पर बजट रेखा अनधिमान वक्र को स्पर्श करती है उस उपभोक्ता का इष्टतम होता है। ऐसी रेखा जिसमें सभी बंडल शामिल हो जिसकी कीमत उपभोक्ता की आय के बिल्कुल बराबर हो वह कहलाती है बजट। अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति जिसमें एक खरीदार और एक विक्रेता होते हैं इसे कहा जाता है एक क्रेता बाजार। अर्थशास्त्रीय दृष्टि से मध्यवर्ती वस्तुओं से हमारा तात्पर्य होता है पुनः विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज़ की मांग का परिणाम है उसे कहा जाता है व्युत्पन्न मांग। नेक्स्ट है मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन। कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संतुलन मूल्य घट जाएगा। जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगा? बाहर की ओर खिसकेगा। किसी नम्य विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है क्रय शक्ति समानता सिद्धांत का। जरूरतों का दोहरा संयोग विशेषता है वस्तु विनिमय प्रणाली की। सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच संबंध होता है प्रत्यक्ष संबंध। नेक्स्ट है वस्तु पूंजीगत माल यानी कैपिटल गुड नहीं है भोजन और वस्त्र। मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में संबंध होता है नकारात्मक। अर्थशास्त्रियों के लिए मांग का अर्थ है किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और सक्षम दोनों हो। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लोक वित्त। कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां बराबर होती है सकल राजकोषीय घाटे की। नेक्स्ट देखेंगे जब सरकार का कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष है 2011-12। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। जिस वस्तु में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे कहा जाता है बजट घाटा। जब दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिसे एक उपभोक्ता किसी बाजार मूल्य पद और आर्थिक दृष्टि से आय के विशेष आय स्तर के भीतर खर्च कर सकते हैं, उस ग्राफ को नाम दिया गया है बजट रेखा। भारत में राजकोषीय वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को कहते हैं बफर स्टॉक। केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं भारत सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का ब्यौरा। केंद्रीय बजट का भाग है रेल बजट। केंद्रीय बजट 19-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक रूप से क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी है। नेक्स्ट देखेंगे सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर है यानी इसका अर्थ होता है राजकोषीय घाटा। भारत में राजकोषीय नीति बनाई जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा। सर्वाधिक बार भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। केंद्रीय बजट 2019 के अनुसार सोना और अन्य मूल्यवान वस्तु पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर कर दिया गया था 12.50% यानी 12.5%।
भारत में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का विलय किया गया था 2016 में। वह शब्द जो किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है। इमोर्टाइजेशन वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्तियों के अनुपात को कहा जाता है चल निधि कवरेज अनुपात। अर्थशास्त्र में आईपीओ से तात्पर्य है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट टॉपिक है करारोपण या टैक्सेशन। प्रति इकाई कर लगाने पर फर्म की पूर्ति वक्र शिफ्ट हो जाती है बाईं ओर। सिनेमा पर मनोरंजन कर का भुगतान किया जाता है दर्शक के द्वारा। जीएसटी का पूरा अर्थ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब ब्याज या मूलधन 90 दिन अवधि के लिए अतिदेय यानी ओवरड्यू हो जाता है तो ऋण लोन यानी जो लोन है वह गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए बन जाता है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2019 से कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की कटौती के बाद 28% स्लैब में अभी भी है। तो कौन सा? सीमेंट। सुगम कर से संबंधित है आयकर। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने में भारत बन गया है एक सामान्य बाजार। जीएसटी के संबंध में सही कथन है जीएसटी नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था। पिगेवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पिगोवियन के रूप में कार्बन कर यानी टैक्स को किया जा सकता है। जीएसटी परिषद में सदस्य है 33। उत्पादन के कारक में शामिल नहीं है कर। नेक्स्ट जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। वस्तु या सेवा कर जीएसटी लागू नहीं है शराब पर। डैश एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिभूतियों की बिक्री खरीद के समय लगाया जाता है। प्रतिभूति लेन देन कर। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में असत्य कथन है इसकी कोई अनुपालन लागत नहीं है। वह अप्रत्यक्ष कर जो केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। सेवा कर। जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। भारत का प्रमुख राज्य कर है स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मुद्रा एवं बैंकिंग। डैश अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है आरक्षित नकद को यानी कैश रिजर्व। लोगों द्वारा मुद्रा यानी करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को कहा जाता है करेंसी जमा। व्यावसायिक बैंक अपनी कुल जमा का जो अनुपात आरक्षित निधियों के रूप में रखते हैं उसे कहा जाता है आरक्षित नकद अनुपात। नेक्स्ट देखेंगे डैश अनुपात के अनुसार बैंकों को निर्दिष्ट तरल परिसंपत्तियों के रूप में अपने कुल मांग और आवधिक जमा के दिए हुए अंश को बनाए रखना पड़ता है सावधिक तरलता। आरक्षित नगद निधि अनुपात यानी सीआरआर कैश रिजर्व रेशो की गणना प्रत्येक बैंक की शुद्ध मांग और सावधिक देयताओं के प्रतिशत के रूप में की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक साख वाले ग्राहकों को दिए गए जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर वसूल किए जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? मूल उधार दर। बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड डाटा फ्लो। डिजिटल लेन देन नहीं है नगद लेन देन। भारत सरकार का वह विभाग जो भुगतान बैंक का संचालन करता है डाक विभाग। वह शब्द जिसका प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता है शून्यकाल यानी जीरो ओवर का। बैंक खाते या वित्तीय संस्थानों में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि वाली जमा राशि को कहते हैं चालू जमा यानी करंट डिपॉजिट। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती है बैंक रेट। डैश बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रो फाइनेंस संगठन और सामुदायिक विकास बैंक जो संपार्श्विक आवश्यकताओं के बिना गरीबों को छोटे ऋण देता है ग्रामीण बैंक। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम है यानी टर्शरी सेक्टर का दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर।
भारत में करेंसी नोट जारी किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। क्रेडिट से संबंधित नहीं है। वित्त मंत्री का मुहर। बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किया जाता है ऋण के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्ष 1935 में। वह वर्ष जिसमें जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1969। बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर का अर्थ है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सामुदायिक बाजार को विनियमित किया जाता है सेबी के द्वारा, और सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से उधार लेते हैं, रेपो रेट पे। 14 जून 2019 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था तो यूएस डॉलर कितना था, 422.2 बिलियन यूएस डॉलर। ग्रामीण बैंक के संस्थापक है मोहम्मद यूनुस। बैंक डैश पर दी जाने वाली ब्याज दर तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रभावित करती है जमा राशियों को। ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। किसी भी कंपनी द्वारा 25 लाख या उससे अधिक के व्यवहार के लिए होना अनिवार्य है पैन कार्ड। राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व समान है क्योंकि वे दोनों आर्थिक स्थिरता को देने की कोशिश करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत आने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण की अधिकतम राशि है 200 लाख। अक्टूबर 2019 में आरबीआई ने केरल की सरकार को अपने राज्य सहकारी बैंक के साथ जिला सहकारी बैंकों को समामेलित करके एक नया बैंक बनाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक मूल संगठन है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन का पूर्ण रूप है, तो ये तो मैंने खुद ही बता दिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर से देखते हैं, भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक मूल संगठन एनपीसीआई का मूल रूप है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वह न्यूनतम राशि जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित यानी सेंड किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, 2 लाख। वर्ष 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रेडिट कार्ड पर अंक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 अंक होते हैं। भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। यूको बैंक की टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। वह बैंक जिसके संस्थापक लाला लाजपत राय थे, पंजाब नेशनल बैंक। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर भाषाएं हैं 15। वह भारतीय मुद्रा नोट जिस पर सांची का स्तूप रूपांकन है 200 रुपये के नोट पे। सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय स्थित है मणिपाल में। राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है बंधन बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक है एम चिदम्बरम चेट्टियार। रेपो दर, प्रतिवर्ती रेपो रेट और बैंक दर निर्धारित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्रीय एजेंसी जो केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी कर सकती है, भारतीय रिजर्व बैंक। रेपो दर तय करने और मुद्रास्फीति को मापने के लिए आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिस सूचकांक का उपयोग किया जाता है वह है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक। यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, महंगाई घटेगी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? रेपो दर का। भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में एक आना यानी 1 रुपया होता था, रुपये का 16वां हिस्सा। भारत में एक राष्ट्रीयकृत बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
विजया बैंक का मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में। वह संस्था जिसके साथ पेटीएम ने बीमा प्रीमियम के ऑनलाइन भुगतान में ग्राहकों की मदद हेतु नवंबर 2018 में हिस्सेदारी की थी, जीवन बीमा निगम यानी LIC। जमा राशि के उस प्रतिशत भाग को जिसे बैंक को अपने पास आरक्षित निधि के रूप में रखना होता है उसे जाना जाता है आरक्षित नकदी निधि अनुपात से। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है बैंक दर पर। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष है RBI के गवर्नर। भारत में वह केंद्रीय संस्थान जो कृषि ऋण की निगरानी और विनियमन करता है, नाबार्ड। वैध मुद्रा नहीं माना जाता है सोना को। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत 1935 में 5 करोड़ की पूंजी के साथ स्थापित की गई थी रिजर्व बैंक को। वह केंद्रीय एजेंसी जो केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है, RBI। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए जिम्मेदार एजेंसी है सेबी। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है द नेम यू बैंक अपॉन। भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता? करंट अकाउंट पर यानी चालू खाते पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया जिसका नाम है भीम। 1937 में चेन्नई में मुत्तैया चिदम्बरम चेट्टियार ने स्थापित की थी इंडियन ओवरसीज बैंक की। सरकारी बैंक में अनर्जक संपत्तियां यानी NPA पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई थी सुनील मेहता समिति को। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत जिसमें कहा गया कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ग्रेशम का नियम। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक जिसे लोकप्रिय रूप से शहरी सहकारी बैंक UCBs के रूप में जाना जाता है के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी है भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी बैंक विभाग। 1 जनवरी 2020 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित वर्तमान सामयिक चल निधि अनुपात यानी SLR है 19%। आपका भला सबकी भलाई टैगलाइन है बंधन बैंक की। वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी लघु अवधि की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए RBI से धन उधार लेते हैं जाना जाता है रेपो दर के नाम से। अपने माइक्रो ATM टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है एक्सिस बैंक। वह बैंक जिसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, एक्सिस बैंक की। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में NEFT का पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में RTGS का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक किस पर हुए खर्चे वहन नहीं कर सकती? सरकार को कर पे। ब्लॉकचेन तकनीक पर निर्मित है बिटकॉइन। बैंकर्स चेक कहा जाता है DD को यानी डिमांड ड्राफ्ट। वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दावों और खातों को व्यवस्थित करते हैं, इसको जाना जाता है क्लियरिंग हाउस के नाम से। भारत का वह राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, सिक्किम और गोवा। आय और व्यय लेखा होता है आय व्यय लेखा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है अल्पकालिक सीमांत लागत वक्र के अंदर का क्षेत्रफल निर्गत के किसी भी स्तर तक हमें उस स्तर तक के लिए कोई परिवर्ती लागत देता है। संतुलन कीमत से अधिक कीमत की निम्नतम निर्धारित कीमत निर्धारित से उत्पन्न होती है अधिपूर्ति। LRAC यानी दीर्घकालिक औसत लागत और
LRMC दीर्घकालिक सीमांत लागत के संदर्भ में सत्य कथन है। LRAC और LRMC दोनों वक्र U आकार के होते हैं। संतुलन कीमत से कम कीमत की उच्चतम निर्धारण से उत्पन्न होती है अधिमांग। LRAC यानी दीर्घकालिक औसत लागत और LRMC दीर्घकालिक सीमांत लागत के संदर्भ में सत्य है। LRAC वक्र LRMC वक्र को नीचे से और LRAC के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में पैसे की आपूर्ति की कमी है तो संभावित परिणाम होगा अपस्फीति। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है मुद्रास्फीति। वह संस्थान जो भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के नियमन के लिए उत्तरदायी है RBI। अपस्फीति के संबंध में सही कथन है एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी होना। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे सुनील अरोड़ा। ये 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, निर्वाचन आयुक्त थे। अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जहां बेरोजगारी प्रबल हो को कहा जाता है मुद्रास्फीति जनित मांग या मंदी। पेमेंट बैंक के बारे में सही कथन नहीं है। क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया था 1949 में। नेक्स्ट टॉपिक है पूंजी बाजार। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। एक विशेषता जो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की नहीं है। बाजार में उत्पाद समाजातीय होता है। वस्तु या उत्पाद विभेद पाया जाता है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में। पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण होता है राजकोषीय घाटा। केंद्रीय बजट 2018 में मुफ्त LPG कनेक्शन योजना उज्ज्वला योजना को पहुंचाने की योजना है 8 करोड़ महिलाओं तक। किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता कच्चे माल को। धारक की इक्विटी में कमी का प्रतिनिधित्व करता है डिबेंचर का निवारण। पूंजी बाजार के संदर्भ में FPO का संक्षिप्त नाम है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। वह संस्थान जो भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता एडा जो है ये इंश्योरेंस सेक्टर को करता है। कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी है धन। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की मूल्य निर्धारित नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है कास्ट प्लस अप्रोच। फरवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की गई प्रतिवर्ती रेपो है 4.90%। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय एजेंसी है नेफेड। नेक्स्ट है बजट एवं लोक वित्त। केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार हैं आर्थिक मामलों के विभाग। फिर देखेंगे अब भुगतान और संतुलन। जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्ति और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा कहलाता है बजट। तटस्थ विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियों सरकार की किस नीति से संबंधित है राजकोषीय नीति। यदि किसी देश का बजट घाटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम होगा बढ़ता कर्ज। यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति संबंधित है कराधान और सरकारी खर्च से। किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश के माल के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के बीच अंतर को व्यापार संतुलन के नाम से जाना जाता है। भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल नहीं होता है निवेश। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भारत में नियोजन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के संदर्भ में सही कथन है। इसे भारत सरकार ने 2006 में शुरू किया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ली गई है रूस के संविधान से। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 2017।
वह पंचवर्षीय योजना जिसके तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना। नीति आयोग के संदर्भ में नीति में आई का अर्थ है ट्रांसफॉर्मिंग। टी का अर्थ है ट्रांसफॉर्मिंग। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति जिसने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संचालन के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया घोषित की गई थी 1948 में। भारतीय संविधान में वह विशेषता जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर से लिया गया। पंचवर्षीय योजना। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1951 में। वह संस्था जिसके द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट प्रकाशित की गई। नीति आयोग। सरकार द्वारा कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है 24। वह पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान विकास की महालनोबिस योजना अपनाई गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेक्स्ट देखेंगे सरकारी योजनाएं। 31 मार्च 2020 तक या उससे पहले प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम अनुमानित धनराशि है 15 लाख। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना संबंधित है घरों के विद्युतीकरण से। प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है वित्तीय सेवाओं से। मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुग्रह ऋण सीमा है 10 लाख रुपए। किशोर लड़कियों को सशक्त करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना है सबला योजना। वह उद्देश्य जिसकी पूर्ति के लिए भारत सरकार के द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद वह राज्य जिसकी साक्षरता दर अधिकतम है मिजोरम की। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में जनसांख्यिकी इतिहास के संदर्भ में वह वर्ष जिसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है 1921। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जिस शहर में दर्ज की गई मुंबई में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जहाँ लिंगानुपात सबसे कम था हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का है 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी 17.64%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का वह शहर जो सबसे कम आबादी वाला है कपूरथला। नेक्स्ट है वह राज्य जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे अधिक है केरल राज्य में। 2011 के अनुसार यानी जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत है 14.2%। 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है बाल लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। 2018 तक सबसे घनी आबादी वाला शहर है टोक्यो। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति माना जाता है जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो और किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता हो। विश्व में साक्षरता दर सबसे अधिक है रूस की। देश अंततोगत्वा देश की विकास दर को तय करता है जनसंख्या की गुणवत्ता। 2017 की स्थिति के अनुसार सबसे अधिक आयु वाले लोग हैं जापान में। वर्ष 2016 के अनुसार नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर है प्रति 1000 जीवित पुरुषों में 34। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने जनसंख्या के लगभग 43.63 लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें सबसे अधिक
यह सबसे निम्न लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है हरियाणा में। आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार राष्ट्रीय कुल प्रजनन दर किस वर्ष से प्रतिस्थापित दर से नीचे की अपेक्षा है? 2021 से। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार एक शहर एक मेगा शहर के रूप में तब अर्हता प्राप्त करता है जब उसकी जनसंख्या कम से कम 10 मिलियन होती है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकी चक्र में तृतीयक चरण द्वारा चिन्हित है कम प्रजनन क्षमता, कम मृत्यु दर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 74.04%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किमी। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है उत्तर प्रदेश में। एशिया में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है इंडोनेशिया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वह राज्य जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार राज्य। जनसंख्या के मामले में भारत का वह पड़ोसी देश जो सबसे छोटा है मालदीव। जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय राज्य जिसमें झीलों की संख्या सबसे कम है गोवा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है मुंबई महाराष्ट्र में। भारत में पहली पूर्ण जनगणना की गई थी 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया लक्षद्वीप। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। एशिया के देशों में अकेला जापान ही G8 के देशों में शामिल है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने अपने आउटलुक अनुपूरक में चालू वित्त वर्ष 18-19 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 7.3% और अगले वित्त वर्ष 19-20 के लिए रखा है 5.1%। फिंच रेटिंग ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष 19-20 के लिए भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को अपने पुराने अनुमान 7% से घटाकर कर दिया 5.6%। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया R.K. षणमुगम शेट्टी ने। ब्रेटन वुड्स समझौते ने निर्माण किया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। अमेरिका और यूरोपियन संघ ने गन्ना और दलहन के MSP की शिकायत की विश्व व्यापार संगठन से। 2018 में भारत के केंद्रीय बजट में कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का हिस्सा था बाजार मूल्य का 1.7 गुना। वह निकाय जो मुख्य रूप से आर्थिक वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अक्टूबर 2019 में IMF बोर्ड में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था सुरजीत एस भल्ला को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी 1995 में। वह संगठन जो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है विश्व बैंक। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। डैश दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर और विशेष आय स्तर के भीतर खरीद सकता है। बजट रेखा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय संगठन एवं मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। ब्रिक्स बैंक को वर्तमान में जाना जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से। नेक्स्ट देखेंगे रिपोर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य वाणिज्य मंडल के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र यानी US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा लाए गए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक है 36वीं और वर्ष 2020 में जो रैंक थी वह 40वीं रैंक थी। विश्व बैंक के अनुसार कृषि प्रयोजनों के लिए भारत का अनुमानित भूमि उपयोग प्रतिशत वर्ष 2015 में लगभग था 60%। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा किए गए देशों के नवीनतम वर्गीकरण के अनुसार भारत वर्तमान में संबंधित है निम्न मध्यम आय वाला देश। मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को शामिल किया है यूनेस्को ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है 140वां। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा विविध। स्नैपडील के संस्थापक है कुणाल बहल। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की का गठन किया 1927 में। भारत में मद्रास लेबर यूनियन के रूप में पहला संगठित व्यापार संघ का गठन किया गया था 1918 में। खाद्य पदार्थों पर अंकित प्रमाणन चिन्ह नहीं है, BIS हॉलमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगस्त 2019 में पंजीकृत भौगोलिक संकेत यानी GI उपनामों की सूची में शामिल किया गया था कंधमाल हल्दी को। भारतीय सांख्यिकी संस्थान स्थापित किया गया था प्रशांत चंद्र मालानोबिस द्वारा। ET प्राइम वुमन लीडरशिप अवार्ड ETPWLA 2019 में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता इंदिरा नूई ने। वह कंपनी जिसने कोना नामक एक विद्युत उपयोगी वाहन SUV प्रस्तुत की, हुंडई। इंस्पायर विज्ञान के प्रति प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक आउटरीच कार्यक्रम है। इसमें प्रथम I से तात्पर्य है नवाचार से यानी इनोवेशन से। हायर ग्रुप कॉरपोरेशन उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का आधारित निर्माता है, चीन। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग है 14 करोड़ हेक्टेयर। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम यानी MSMED पारित हुआ था 2006 में। वह देश जो SASCE का 7वां सदस्य बना है, म्यांमार। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी है बेंगलुरु। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा हुई थी 2012 में। NPS का विनियमन करता है PFRDA। PMKVI के अंतर्गत चयनित और प्रशिक्षित उम्मीदवार जिसे कोई रोजगार नहीं मिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु स्थापित की गई थी निर्वाण कोष की। नेक्स्ट देखेंगे, यूनेस्को की विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम शहर बन गया अहमदाबाद। नाबार्ड की एक शाखा है, ARDC का पूरा रूप है कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम। मशीनरी का एक हिस्सा जो औद्योगिक विवादों का निपटारा करता है, श्रम कोर्ट, औद्योगिक ट्रिब्यूनल और कार्य समिति। वह यूरोपियन देश जो 1957 में रोम की संधि के माध्यम से यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना में हस्ताक्षर करने वाला देशों में नहीं था, फिनलैंड। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना की गई थी 25 अगस्त 1907 को। वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को जिसको फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया, BHEL। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की PC महालनोबिस ने। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनुशंसित है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में बैठक करता है, प्रत्येक 6 महीने में एक बार। वह अर्थशास्त्री जिसने अवसर लागत का सिद्धांत दिया, तो ये दिया था गॉटफ्रीड हेबरलर ने। जब उत्पादन शून्य के बराबर होता है तो चर लागत होती है 0। नेक्स्ट देखेंगे, मैक्यू के अर्थशास्त्र के अनुसार किसी देश का मानक जीवन यापन जो देश के माल और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग विनियमन पारित किया गया था 1956 में। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 2006 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया, उर्जित पटेल। वह अर्थशास्त्री जिसने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, अमर्त्य सेन। वह योजना जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो 2000 से 2001 में शुरू हुआ। व्यापार अवरोध नहीं है, निर्यात सुरक्षा। PMGY का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया है गाँव की सड़कों के सुधार को। विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है विश्व बैंक। वह योजना जो वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए राशि आवंटित की गई थी 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट ने 2019-20 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है 85 रुपये प्रति क्विंटल और अब हो गया है 1925 रुपये प्रति क्विंटल। देशों के बीच तेज़ी से एकीकरण को जाना जाता है वैश्वीकरण या ग्लोबल विलेज के रूप में। न्यायमूर्ति राजेश सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी मुस्लिम समुदाय का सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहे हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। वह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र जो उद्यम महारत्न है NTPC लिमिटेड और वर्तमान में महारत्नों की कुल संख्या है 10। कृषि ऋण एवं ऋणग्रस्तता संबंधी कानून बनाना शामिल नहीं है भारतीय खाद्य निगम में। भारत में GDP की गणना के लिए उत्तरदायी है केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS कोष में केंद्र सरकार के अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया महात्मा गांधी की जयंती पर। भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। MSP का पूर्ण रूप है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक कर्मचारी 5 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार। बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकियों में अधिक ज्ञान का इनपुट तेजी से दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता है, उसका एक प्रभावशाली उदाहरण है हरित क्रांति। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया 1995 में अखिल भारतीय स्तर पर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण नामक एक नई तकनीक विकसित की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी है कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की। भारत सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है 24 फसलों के लिए। वह राष्ट्र जहां पहले हरित क्रांति शुरू की गई थी, मैक्सिको में। भारत में GST लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अर्थशास्त्र में वैयक्तिक अति संवेदनशीलता का अर्थ है गरीबी का खतरा। विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी करार यानी AOA में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और AMS यानी एम्बर बॉक्स शब्दों के अर्थ है सब्सिडी। खाद्यान्न कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार का अर्थ है बफर स्टॉक। आधार, वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवा का लक्षित वितरण अधिनियम पारित कब किया गया था? 2016 में।
प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? प्राथमिक क्षेत्र से। अर्थशास्त्र जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा किए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। राजकोषीय नीति। इंडिगो एयरलाइन के सह संस्थापक हैं राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर पारित किया गया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018। राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? विस्तारवादी। वह भारतीय जिसको भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है। मोरारजी देसाई को। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी 14 जनवरी 1965 में। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था 2017-18 में। कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी PNDT अधिनियम पारित किया 1994 में। समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है। उस दाम को जारी मूल्य भी कहते हैं। वह राउंड जिसमें 1993 में WTO कृषि समझौता हस्तांतरित हुआ, उरुग्वे राउंड। सरकार के उपलब्ध राजस्व से अधिक खर्च पर होता है बजट घाटा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया 2005 में। केंद्रीय बजट 2018 में स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की राशि बढ़ाई गई है 75,000 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 19-20 में फाइनेंशियल ईयर 18 में कृषि वृद्धि दर कितनी होने की संभावना बताई गई थी? 2.8। संकर किस्म की ज्वार के लिए 19-20 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया 2550 प्रति क्विंटल। केंद्रीय बजट 2018 ने कितनी राशि के साथ कृषि के लिए ऑपरेशन ग्रीन प्रारंभ करने की घोषणा की? 500 करोड़। केंद्रीय बजट 2018 में मत्स्य पालन फंड और पशुपालन फंड स्थापित करने के लिए राशि आवंटित की गई है 1000 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 17-18 में दर्शाया गया कि फाइनेंशियल ईयर 18 के लिए उद्योग वृद्धि दर 4.40% रहने की संभावना है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, 2019-20 के लिए बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था 2000 रुपये प्रति क्विंटल। 19-20 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1760 रुपये प्रति क्विंटल। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 19-20 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए सेवा क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि है 6.9%। केंद्रीय बजट 2021 में 10,005 करोड़ आवंटित किए गए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए। भारत में जून 2019 के अंत में म्यूचुअल फंड का आस्ती आधार कितना था? 25.81 लाख करोड़। नेक्स्ट देखेंगे, 2019-20 में मध्यम स्टेपल किस्म के कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है 5255 प्रति क्विंटल। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो ये गतिविधि संबद्ध होता है प्राथमिक क्षेत्र से। भारत के वे सामान जिसने मशीनीकृत औद्योगिक युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया, रेशमी और सूती माल। वह संगठन जो सांख्यिकी, आयोजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी 1993 में। वह नीति जो काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रीय विशेषता है उनकी आय। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1995 में।
एक परिसंपत्ति जिसका ऋण का उधारकर्ता मालिक होता है और ऋण की चुकौती तक गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? संपार्श्विक। वह गतिविधि जिसे तर्तीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया, मछली पकड़ना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी 1999 में। NSSO का पूर्ण रूप है नेशनल सैंपल सर्वे संगठन। आर्थिक शब्दों में भूमंडलीकरण, देशों के बीच तेजी से होने वाली प्रक्रिया है वैश्वीकरण। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के हालिया कार्यकाल की अवधि थी 2014 से 18। नेक्स्ट देखेंगे, वाणिज्यिक मुकदमों के बारे में सरकार को इंगित किया गया वह सुझाव जो भारत के 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के भीतर किया गया। मुकदमों की विचाराधीनता कम करनी चाहिए। अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ उपभोक्ताओं को अधिकार है निवारण की चाहत करने का। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग है 79वीं। वह अर्थशास्त्री जिसने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया, डेविड रिकार्डो ने। भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI नीति के अनुसार भारत का वह क्षेत्र जिसमें शेयर मूल्य यानी इक्विटी में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है, बहु ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में। वह गतिविधि जिसको गोल्ड कॉलर पेशा भी कहा जाता है। पंचभागी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है गोवा की। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI का मुख्यालय स्थित है हैदराबाद में। 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया गया है 2011-12 को। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है UNDP द्वारा। राष्ट्रीय सामान्य गतिशील पत्र मानकों के आधार पर परिवहन के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र आरंभ किया गया था मार्च 2019 में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुमानों के अनुसार 2018 से 30 के दौरान रेलवे की आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में आवश्यकता है 50 लाख करोड़ निवेश की। वह विभाग जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक प्रकाशित करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है निर्माण। आर्थिक गतिविधि के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्र है 3। एक कार्यशील पूंजी है धन। भारत के विदेशी भंडार में शामिल नहीं है कार्बन बॉन्ड्स। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का मुख्यालय स्थित है बीजिंग शहर में। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था 1986 में। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। केंद्रीय बजट 2021 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा स्कीम के लिए आवंटित की गई राशि है 61,500 करोड़। भारत में खाद्यान्न के सुरक्षित भंडार का रखरखाव करता है FCI। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए गठन किया गया था विजय केलकर समिति का। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी होंगे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग। वह आर्थिक सर्वेक्षण जिसको गुलाबी आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत के केंद्रीय बजट में प्रथम जेंडर बजट स्टेटमेंट आया था वर्ष 2005-06 में। संसद का वह अधिनियम जो भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के लक्ष्य निर्धारित करता है FRBM अधिनियम। वह फसल जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है गन्ना।
किसी वस्तु की अतिरिक्त एक इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन को कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। वह केंद्रीय एजेंसी जो भारत में आवास क्षेत्र का नियमन और निगरानी करती है, RERA यानी रेरा। वह कोष जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय को रखा जाता है, राष्ट्रीय निवेश कोष के रूप में जानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में SWIFT यानी स्विफ्ट का रूप है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को लागू किया गया था 1963 में। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, जिसमें राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान है, पारित किया गया 1951 में। भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए उपयोग किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। एक निश्चित समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है सकल घरेलू उत्पाद। एक बाजार में किसी परिसंपत्ति को खरीदने और उसी समय किसी दूसरे बाजार में ऊंची कीमत पर वैसी संपत्ति बेचने को अर्थशास्त्र में कहा जाता है अंतरपणन। एक ऐसी बचत निधि जिसको नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के हित में नियमित रूप से योगदान करते हैं को जाना जाता है प्रोविडेंट फंड के रूप में। समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग अनुशासन के रूप में स्थापित करने के लिए जाना जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण उपलब्ध नहीं है पुरुष को। किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को नहीं जुटाया जा सकता मुद्रास्फीति के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 19-20 के अनुसार वित्तीय वर्ष 20-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बताई गई 5%। केंद्रीय बजट 2020-21 में खाद्य प्रसंस्करण के लिए आवंटित राशि जो कि पिछले वर्ष आवंटित की गई राशि की तुलना में लगभग दोगुनी थी, 1232.94 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 2019-20 के लिए साधारण किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है 1815 प्रति क्विंटल। स्वयं के प्राथमिक महत्व में विश्वास, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गुणों को अर्थशास्त्र में संदर्भित किया जाता है व्यक्तिवाद के रूप में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहला विनिमय व्यापारित सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध यानी एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट द्वारा व्यापार किया गया था सन 2000 में। भारतीय मौद्रिक नीति समिति में सदस्य हैं 6। बम्पर उत्पादन के दौरान कीमत में अत्यधिक गिरावट के विरुद्ध किसानों की रक्षा करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। सो गाइस, ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हम करेंगे, सामान्य विज्ञान को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसके बाद जो है वो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।